हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोग जो भी न्यू एनसीएल वाले छात्र हों, ओल्ड एनसीएल वाले हों या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों और जो मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार करें, कम से कम वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये एक हलफनामा है, एफिडेविट है, जो कि बीएसएससी आयोग की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया था 24 तारीख को ही। और इसके बारे में लोग क्या बोले क्या नहीं बोले आप लोग को मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो सच्चाई है और जो इस हलफनामे में लिखा हुआ है वो मैं आपको स्पष्ट रूप से आज बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश कमज़ोर होगी, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम अभी ही आपसे सॉरी कह देते हैं। बाद बाकी आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा भी और समझ भी लीजिएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं कि आखिरकार इस हलफनामे में क्या कुछ कहा गया है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए इसमें क्या मेंशन किया गया बीच में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये जो है पॉइंट नंबर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3 ऑफ द मेमो नंबर इतना 5765AA डेट 11/12/2021। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है आपका वो नोटिस से संबंधित है। देखिए 5765 आपको डेट की बात करें तो 11/12/2021 और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है और 3 में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ें, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में SC/ST वालों के बारे में बात की गई है और यहाँ पे EBC और BC कैंडिडेट के बारे में बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और उस पे जो हलफनामे को जो पेपर है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की इस हलफनामे की। तो इसमें यही बताया गया कि जो इंटरिम ऑर्डर आया था 24/12/2021 का, वो सर्टिफाइड नहीं हुआ, जो कि 2014 या 16 वाली जो भी क्राइटेरिया जो बीएसएससी ने रखी थी उसके अकॉर्डिंग। इसलिए ये जो है केस अभी आगे चल रही है और उसको हटाने के लिए ये लेटर लिखा गया है, सॉरी ये एफिडेविट दिया गया है, जिसकी कॉपी इन्होंने यहाँ पे दे दी है, जो 24 तारीख को एक आया था हाई कोर्ट की तरफ से जो इंटरिम ऑर्डर आया था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन namely the respondent number 2 and 3 herein had issued an advertisement number इतना date 1/9/2014 for conducting first inter-level combined exam for the appointment to 13,120 inter-level post under the government of Bihar. A corrigendum to the advertisement was issued on इतना। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि एक बहाली आई थी 2014 में, इसको द्वारा से जो है इसको संशोधित करते हुए 5/2/2016 को एक घोषणा जो पत्र जारी किया गया था, जिसमें नए कैंडिडेट जो ओवर एज वाले थे उन्होंने फॉर्म को भरा, यही बात इसमें लिखी गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा है कि द अपन कंडक्ट ऑफ द प्रीलिम टेस्ट एंड मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन वाज पब्लिश्ड एंड काउंसलिंग ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 15 दिसंबर टू 25 दिसंबर। यानी कि इनकी जो है प्री हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद इनकी काउंसलिंग जो है 25 दिसंबर तक चली। इसमें 14,410 कैंडिडेट को इन्वाइट किया गया था काउंसलिंग के लिए। अपन कंक्लूजन ऑफ काउंसलिंग द रिस्पोंडेंट 2 और 3 हेयर इन हैड इंटेंडेड टू प्रिपेयर द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 13,120 कैंडिडेट एंड सेंड इन रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। यानी कि इनका कहना है कि अब जो है जो कंडिका नंबर 2 और 3 जो पॉइंट रखा गया था उस नोटिस के आधार पर ही इनको अनुशंसित करना है कैंडिडेट को, ठीक है, 13,120 पोस्ट के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में ये बताया गया दोस्तों दैट हाउएवर इन द मीन टाइम the instant read petitioner came to be filled a 3 candidates claiming that the respondent number 2 and 3 herein should not insist on production of non-criminal certificate issued till the last date of advertisement, and accordingly they have prayed to question clause number 2 and 3 of the memo number इतना, जो अभी आपको मैंने दिखाया मेमो नंबर 11/12/2021 को जो BSSC ने जारी किया था, by which backward classes and extremely backward classes candidates were required to procure the non-criminal certificate issued till the last date of advertisement, that is इतना। यानी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जैसे ही ये हमारी प्रक्रिया आगे चल रही थी, 3 कैंडिडेट जो है इसमें क्लेम किए कि जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है वो कहीं से भी वैलिड नहीं है, और उसको लेकर के इन्होंने चुनौती दी और ये कहा कि जो इनकी जो है न्यू वाली जो अद्यतन एनसीएल है उसको मान्य किया जाए और उस पर विचार किया जाए, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में क्या इन्होंने बताया दोस्तों, दैट इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेट दैट लॉ इज वेल सेटल्ड दैट इफ द रूल्स रिलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑन द पार्टिकुलर पोस्ट और द एडवर्टीजमेंट डज नॉट प्रिस्क्राइब ए कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, देन द रिलेवेंट डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी the last date of submit the application in pursuance of the advertisement inviting application for the appointment on the particular post।
यानी इनका कहना है कि किसी भी कैंडिडेट का जो कैटेगरी वाइज अगर हम रिजल्ट देते हैं तो उनके जो कट ऑफ डेट निकलती है वो उनके लास्ट डेट जो फॉर्म भराता है, यानी कि जो अंतिम तिथि होती है फॉर्म भरने का एडवर्टीजमेंट का, उसके हिसाब से बनता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया दोस्तों कि दैट इट इज स्टेटेड that even though the cumulative status of the respondent remains constant, the non-creamier status may be subject to change, and therefore on-way certificate issued till the last date of submission of the application would be valid certificate, as only such candidates issued till the last date of submission application would determine their eligibility of to be considered for appointment in the particular post। इनका कहना है कि जो अंतिम तिथि तक जो भी जमा करते हैं OBC यानी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, चाहे वो BC से हो या ABC से हो, तो वो वैलिड माना जाता है। और इफ ए कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इन ए पार्टिकुलर कैटेगरी डज नॉट पोसेस ए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, इट कुड बी presumed that he did not fulfill the non creamy layer certificate criteria which is possessed subsequently। यानी दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप अंतिम तिथि तक के सर्टिफिकेट को जमा नहीं करते हैं तो वो आपको वैलिड नहीं मानते हैं। यही बात इन्होंने इस पॉइंट नंबर 6 में लिखा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने लिखा है कि दैट इन द रिगार्ड इट विल बी रिलेवेंट टू स्टेट हेयर इन दैट टिल द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट द मॉनेटरी लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाज 6 लाख रुपीज़, यानी कि सालाना जो इनकम होता है 6 लाख रुपये था जब ये फॉर्म भरा रहा था, विच वाज इनहेंस टू 8 लाख रुपये बाय द लेटर ऑफ द 5/12/2017, यानी कि ये बाद में जाकर के 8 लाख रुपये हो गया, जो आपका ये गवर्नमेंट का रूल्स वगैरह सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देयर फॉर ओनली सच कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड क्लासेस और या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हु हैड इन पोसेशन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप टू द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कुड ओनली बी कंसिडर्ड एलिजिबल इन रिजर्वेशन। यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि जो भी इनिशियल दिए होंगे, जो 14 के या उससे पहले का दिए हैं, तो उनको ही कंसिडर किया जाएगा और वही एलिजिबल होंगे रिजर्वेशन के लिए, चाहे बैकवर्ड हो या फिर EBC हो। ठीक है, और सच एज दोज कैंडिडेट्स हुज एनुअल फैमिली इनकम वाज एबव 6 लाख, यानी कि जिनका भी 6 लाख से ऊपर हो गया तो फेल इन द क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड वे आर डिसइंटेंड टू बी कंसिडर्ड इन रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस या फिर EBC। यानी दोस्तों इनका कहना है कि 6 लाख से ऊपर हो गया है अगर उनका जो भी एनुअल इनकम है तो वो बाहर हो जाएंगे इस रिजर्वेशन कैटेगरी से। उसके बाद लिखा है कि दैट द डिवीजन बेंच ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इन द डॉक्टर संतोष कुमार द वर्सेस ऑफ बिहार एंड अदर्स रिपोर्टेड इन 2017, जो कि PLJR इतना दिया हुआ पैराग्राफ नंबर इतना। तो ये जजमेंट दिखा रहे हैं कि जो कैंडिडेट ने आपको जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, यही बात इन्होंने लिखा है। और इसमें लिखा यही है कि उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था उसमें यही कहा गया था कि आप जाति किसी के नहीं बदलती, यानी जाति से रिलेटेड आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए दोस्तों कि जो SC ST वाले छात्र हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि वो जाति उनके कहीं बदलेगी नहीं, चाहे वो आज बना ले या 100 साल बाद बनाए। ठीक है, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात जाति की नहीं, बात यहाँ पे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की होती है। यानी कि जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको दोस्तों इनकम से संबंधित, जो हर बार बदलती रहती है और कई बार कैटेगरी बदल जाता है, जैसे BC से MBC या फिर MBC से SC हो जाता है। और चूँकि बिहार SSC में ऐसा कुछ हुआ है देखने को, इसीलिए ये कह रहे हैं कि उससे कोई मेल नहीं खाता है। ठीक है, और उसके बाद दैट द रीट पिटिशनर इन द रीट पिटिशन हैव आल्सो फेल्ड टू डिस्क्लोज देयर रिजर्वेशन स्टेटस इन द रीट पिटिशन एंड व्हाट पोस्ट दे हैड अप्लाइड द रीट पिटिशन इज देयरफॉर नो मेंटेनेबल। यानी दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि एक तो रीट पिटिशनर जो है 3 कैंडिडेट जिन्होंने पिटिशन दायर किया, उन्होंने ये भी साबित नहीं कर पाया कि उनका किस पोस्ट के सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये भी मामला जो है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, यही बात इन्होंने लिखा है। उसके बाद लिखा है दैट इज द स्टेट दैट डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल कोर्ट LPA नंबर इतना विच रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट एग्जामिनेशन ऑब्जर्व दैट डिले इन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन मे बी नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि जो 2020 में देखिएगा 276/2020 में एक LPA जारी हुआ था, उसके विरुद्ध में जो है एग्ज़ाम आपको करवाया गया था कोर्ट के परामर्श के आधार पर। और कोर्ट का साफ कहना था कि इस बहाली को डिले ना किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए। और जिसको लेकर के जो कैंडिडेट थे जो फर्स्ट बेंच में तो वो जीत गए थे, लेकिन सेकंड बेंच में हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे 18/12/2020 को, जिसमें उनका नंबर भी दिया हुआ है, SLP नंबर जो है आपका दिया हुआ है 15/396/2020, जिस पर क्या हुआ था कि जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे इनको इस केस को डिसमिस कर दिए थे, क्योंकि इस बहाली को जल्द से जल्द ख़त्म करना था। इसलिए फर्दर डिले ना हो, इसलिए इसको
वहाँ पे मामला रफा दफा करके और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था, जो कि आपको पता है कि 25 दिसंबर 20 को एग्ज़ाम आपका हुआ था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, सारा डेटा उसी में बताया गया है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है कि द फॉर्म परजुअल ऑफ द कैंडिडेट ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच इट मैनिफेस्ट्स दैट ऑनरेबल डिवीजन बेंच इंडिकेट दैट द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी फाइनलाइज्ड विदाउट एनी फर्दर डिले, यानी कि वही बात है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, कोई भी डिले इसमें ना हो। तो 13 नंबर पॉइंट में है दैट इन व्यू द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन द प्रेजेंट मैटर में काइंडली बी वैकेटेड एज ओवर 13,000 कैंडिडेट आर वेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट। यानी दोस्तों इनका कहना है कि 13,000 कैंडिडेट अभी वेटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले को, यानी कि जो ये इंटरिम ऑर्डर है जो 24 तारीख को ये आपको हाईकोर्ट ने जारी किया था, इसको खारिज किया जाए, या फिर इन्होंने फिर से प्रे किया है कि इस मामले को खारिज करें जो इस केस नंबर इतना में दिया हुआ है, या फिर आप अपने हिसाब से कोई अच्छी ऑर्डर जो है दे दे, जल्द से जल्द इस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे यही कहा गया दोस्तों कि आप जो है अंतरिम आदेश को खारिज करते हुए और एक आदेश दे दीजिए कि हम लोग जो है मेरिट लिस्ट जारी करें। तो दोस्तों इस पूरे जो आपको देख सकते हैं, पूरे जो आपने इस पेज को पढ़ा और मैंने जो भी आपको समझाया, इस शॉर्ट में समझाया, इसको पूरा डिटेल में नहीं समझाया, लेकिन इस पूरे मामले से एक बात समझ में आ रही है कि जो BSSC आयोग ने जो हलफनामा दिया है, इसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि हम न्यू NCL एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि 24 तारीख को जो आपने अंतरिम आदेश दिया था, उस आदेश को आप खारिज करते हुए हमें ये अवसर दें, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको आदेश देना है वो आदेश दीजिए, उसको हम मान्य करते हुए मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करेंगे, क्योंकि इसमें हम डिले नहीं चाहते हैं। यही बात यहाँ पे पूरा मेंशन है दोस्तों, एक एक पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने बताया है। और सुप्रीम कोर्ट वाले जो ऑर्डर को पिटिशनर जो वहाँ पे दर्ज किए थे उसको बारे में बताया कि उसको इस मामले से कुछ खास मेल नहीं है उसका, ठीक है, ये भी बात उन्होंने दर्शाई है। अब बात आती है दोस्तों कि 6 अप्रैल को क्या हो सकता है। तो संभावना ये है दोस्तों कि 6 अप्रैल को, अब देखिए चूँकि आपको पता है कि जो पिटिशनर की तरफ से जो हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा था कि आपको किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, लेकिन वहाँ पर अभी तक उन्होंने कोई एफिडेविट जमा नहीं किया है। इसका मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो कर भी नहीं पाएंगे, या फिर करते भी हैं तो उससे कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। तो पहला कंडीशन तो ये बनता है दोस्तों कि 6 अप्रैल को ही मामला ये डिसमिस हो जाएगा, यानी कि केस डिसमिस हो जाने के बाद आपका मेरिट लिस्ट 100% आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब रही बात दोस्तों कि न्यू NCL को मान्य करती है या फिर नहीं करती, ये डिपेंड करता है आयोग के अपने सूझबूझ पर या फिर कोर्ट के आदेश पर। मान लीजिए कोर्ट डिसमिस की जगह कोर्ट आदेश सुना देती है कि आप न्यू NCL मान्य करते हुए छात्रों का रिजल्ट दीजिए, तो वो भी मान्य हो जाएगा, या फिर कोर्ट जो है केस डिसमिस करती है तो फिर आयोग अपने हिसाब से चलेगी, और आयोग को NCL मान्य करना है या फिर नहीं करना है वो उसके लिए स्वतंत्र है। और संभावना यही रहती है दोस्तों कि जब आयोग जो है अपने मन से सब कुछ कर ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस जो एफिडेविट को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि आयोग अपने मन से न्यू NCL मान्य करने वाली है। अगर मान्य करना होता तो इतना जवाब देही वाला काम नहीं करती, डायरेक्ट कहती हम न्यू NCL एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हमको मौका दीजिए या आदेश दीजिए, या फिर उस आदेश को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो जो सच्चाई थी वो मैं आपको आज दिखा दिया, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बना दूं जैसे मन वैसे नहीं भाई, जो सच है उसको दिखाना जरूरी होता है। किसी के दबाव में मैं नहीं रहता कि भाई आपके दबाव में हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं, जो सच है वो सच है, ठीक है। बाकी अब आगे आपको क्या करना है नहीं करना है ये आप समझिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बस इंतजार करिए मेरिट लिस्ट का, और कुछ देर तक रुक ही जाइए 6 अप्रैल तक, उसके बाद कुछ सोचिएगा, ठीक है। पहले मेरिट लिस्ट आ जाने दीजिए, अगर न्यू एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर से केस किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।